नमस्कार, मैं अनुषा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। दर्शकों, प्रेस वार्ता जिसमें हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ऐसी आज कौन सी बड़ी खबर है जो अखबारों में हेडलाइन बनी हुई है, सुर्खियों में है और साथ ही साथ सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रही है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडिटर सूरज पाठक जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल सक्सेना जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। हम सीधे चलेंगे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी के पास, क्योंकि दिल्ली के शराब नीति केस में केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं और ये जो खबर है लगातार वो सुर्खियों में चल रही है और अखबारों में आज हेडलाइंस बनी हुई है। क्योंकि इसी केस में अगर बात करें तो सिसोदिया और जो संजय सिंह है वो भी जेल में है। इसको लेके और क्या अधिक जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, केजरीवाल कल गिरफ्तार कर लिए गए हैं जी। ईडी ने उनके घर से उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद सीधे ईडी दफ्तर ले गए। इस बीच आप पार्टी के जो कार्यकर्ता है काफी हंगामा किया। बिल्कुल। और आरएएफ की टीम लगानी पड़ी ताकि जो कार्यकर्ता उग्र होकर कोई दुर्घटना ना कर पाए। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि कानून सर्वोपरि है। बिल्कुल। बार बार जब सम्मन भेज रहे थे कि आप आके यहाँ पर जवाब दो, तो जवाब देने के बजाय ईडी को कटघरे में ले रहे थे। लेकिन कल 10वें सम्मन जारी होने के बाद जब केजरीवाल वहां उपस्थित नहीं हुए तब जाके ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो प्रकरण है ये 2800 करोड़ के लगभग ये प्रकरण है। इस प्रकरण में विशेष बात ये है कि जो शराब नीति है जी। शराब नीति को बदल दिया गया था। बिल्कुल। तो बदलने से जो कंपनी है साउथ की, उस कंपनी को लगभग 2800 करोड़ रुपए का फायदा और सरकार को नुकसान होने की स्थिति में आ गई। बिल्कुल। ऐसे स्थिति में ये कहा गया, जो कविता साउथ की जो लीडर है उनको जब गिरफ्तार किया गया तो कविता ने काफी कुछ कबूला है। जी। तो इसी को देखते हुए उनके स्टेटमेंट के आधार पर कि ये बयान जब उनको मिला कि 100 करोड़ रुपया केजरीवाल को रिश्वत के बतौर दिए गए थे। बिल्कुल। तो जब 100 करोड़ रुपए देने की सूचना और स्टेटमेंट ईडी के सामने है तो गिरफ्तार करके आज मेडिकल हुआ। मेडिकल के बाद आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद उनको सीधे हो सकता है रिमांड पे लिया जाए और रिमांड की मांग करेंगे। ये जो खबर है ये आज पूरे देश में सभी चैनल अखबार में और सोशल मीडिया में सबसे प्रमुखता से देखा जा रहा है और प्रकाशित प्रसारण किया जा रहा है। जी, जी। इस मामले के बाद आप सोरेन झारखंड के जो मुख्यमंत्री है उनकी गिरफ्तारी के बाद आप केजरीवाल जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उनको गिरफ्तार करने के बाद देश में एक और जो मुख्यतः जो कानून है कि मुख्यमंत्री रहते हुए किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है या नहीं करते हैं, इस पर जो है विराम लग गया है। क्योंकि केजरीवाल का कहना पड़ा कि मैं तो जेल से भी सरकार चला सकता हूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। जी। ये जो पैच है, इस पैच पे आज कानूनी जो लोग हैं, कानून के जो ज्ञाता है, उन लोगों को आज मंथन करना होगा कि केजरीवाल के गिरफ्तारी बिना कैसे उनको इस्तीफा बिना कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है या इसके कानूनी पहलू क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें पहले से ही मैं ये बताना चाहूंगा कि पहले से ही करीब 24 लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं। बिल्कुल। 3 मंत्री भी इसमें पहले से जेल में है। अब मुख्यमंत्री केजरीवाल गिरफ्तार होने के बाद हो सकता है कि और भी गिरफ्तारी हो, लेकिन अब कोई मायने इसमें रहेगा नहीं कि केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो आज गिरफ्तार हो गए। बिल्कुल। अब 2 सवाल है, एक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बनता है। बिल्कुल। 2 नाम सामने आ रहा है। एक केजरीवाल के जो बीवी है सुनीता
केजरीवाल, दूसरी है स्वाति। तो दोनों में से कोई भी एक मुख्यमंत्री बनते हैं तो पहली बार जो है आप पार्टी के महिला मुख्यमंत्री हमें यहाँ वहां दिल्ली में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। आज इसके अलावा इसी केस को लेके कुमार विश्वास ने एक ट्वीट किया है जी। कुमार विश्वास पहले केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने में जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें अन्ना हजारे और कुमार विश्वास है, बिल्कुल। इन लोगों ने आज शायद खुशी मनाई होगी कि आज केजरीवाल को जो है उस मुकाम पर पहुंचाने में कामयाब हो गए जो मंशा ये लोग रखते थे। बिल्कुल। कुमार विश्वास का ट्वीट ये है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। बिल्कुल। इस खबर के अलावा चंदे वाले जो खबर है, जो स्टेट बैंक के जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, उस खबर को भी आज प्रकाशित इसीलिए किया गया प्रमुखता से क्योंकि आज पूरा जो डेटा है वो एसबीआई ने निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश किया और उसको सार्वजनिक कर दिया। बिल्कुल। अब सार्वजनिक करने के बाद सभी के सामने किसने कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा है, कितने का चंदा किसको दिया, ये पूरा प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। बिल्कुल। इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सहित अनेक पार्टियों को जो चंदा देने के जो आंकड़ा है वो पब्लिक के सामने आ चुका है। बिल्कुल जी निशा जी। हम सीधे चलेंगे, एडिटर हमारे साथ सूरज जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी, इसके अलावा तमाम और कौन सी बड़ी खबरें हैं जो लगातार सुर्खियों में हैं और अखबारों में आज प्रकाशित हुई हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए निशा, सबसे बड़ी बात बता दूं कि आज भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि की खबर है कि आज सुबह 7 बजे कर्नाटक के चित्रदुर्ग स्थित एरोनॉटिकल टेस्ट है जो ATR है, वहां पर दूसरी सीरीज जो आयोजित की गई थी उसमें RLV LEC-02 लैंडिंग का प्रयोग किया गया है इसरो के द्वारा और उस माध्यम से पुनः प्रायोजित प्रक्षेपण यान जो है RLV उसके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है जिसका नाम दिया है पुष्पक RLV-TD। ये पंखों वाला एक वाहन है और इसको रनवे पर सटीकता से उतारने में सफलता हासिल की है इसरो ने। ये आज देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि। दूसरा जिस खबर की मैं बात करने जा रहा हूँ, पूरे देश में जिसकी चर्चा है क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ASI सर्वे को जो पहले कोर्ट ने मंजूरी दी थी उसके बाद अब भोजशाला में आज से सर्वे की प्रक्रिया शुरू होगी। और बड़ी बात यह है कि आज शुक्रवार है और शुक्रवार को भोजशाला में, जैसे हम सरस्वती मंदिर मानते हैं और उसे दूसरा पक्ष जो है कमाल मौलाना मस्जिद मानता है, तो सरस्वती मंदिर है या कमाल मौलाना मस्जिद है, इसकी आज से जांच शुरू हो जाएगी, ASI का सर्वे शुरू होगा। हालांकि दूसरा पक्ष जो है मुस्लिम पक्ष जो इसके विरोध में है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और दिल्ली से ASI सर्वे की जो टीम है वो भोजशाला पहुंच चुकी है। तो इस पर सबकी नजर रहने वाली है कि सर्वे में कौन कौन सी बातें सामने आ सकती हैं, कौन कौन से तथ्य सामने आ सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर बृहद चर्चाएं बहुत पहले हो चुकी हैं और हर साल जब बसंत पंचमी का अवसर आता है और यदि कभी शुक्रवार को बसंत पंचमी पड़ती थी तो उस समय विवाद की स्थिति कई बार देखी गई है। लेकिन अब ये चीज स्पष्ट हो जाएगी क्योंकि जैसा कि हमने देखा है ज्ञानवापी राम मंदिर अयोध्या, तो उसके बाद में अब देश के ऐसे बड़े मंदिर, ऐसे बड़े वो प्राचीन पूजा स्थल जिन्हें अब मस्जिद बना दिया गया है, उनको लेकर के देश में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है और उसी क्रम में अब भोजशाला है क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि मथुरा का जहां कृष्ण जन्मभूमि की बात चल रही है, यहाँ तक कि आगरा की भी बात की जाती है, तो अब उस क्रम में भोजशाला पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं कि ASI के सर्वे में कौन कौन से तथ्य सामने आते हैं और उन तथ्यों से क्या कुछ उजागर होता है। हालांकि ASI सर्वे के विरोध में जैसा कि मैंने कहा कि मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट की शरण में गया है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का जहां जिक्र है तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ बड़े फैसलों का जिक्र किया गया है समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया पर भी उन फैसलों को लेकर के चर्चा हो रही है। एक सबसे बड़ा फैसला जो है कि वो ऑनलाइन कंटेंट फैक्ट चेक को लेकर के है क्योंकि ये बताया जा रहा था कि ये मीडिया पर प्रहार है
और जो अभिव्यक्ति की आजादी है, भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय संविधान के तहत भारत के नागरिकों को जो अभिव्यक्ति का अधिकार मिला है, उस मौलिक अधिकार का हनन है, तो उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि केंद्र सरकार ने एक यूनिट बनाई थी कि जो ऑनलाइन कंटेंट होते हैं उनका फैक्ट चेक किया जाए, बाद में उनको पोस्ट किया जाए। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया है कि जो चीजें पोस्ट होती हैं सोशल मीडिया पर या जिस तरह के समाचार प्रकाशित होते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया था कि यदि ये ऑनलाइन कंटेंट फैक्ट चेक का मामला आता है तो ये कहीं ना कहीं सेंसरशिप होगा। तो इसको लेकर के भी चर्चाएं रही हैं और अब उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और उस पर रोक लगा दी है। दूसरा, तमिलनाडु के राज्यपाल को निर्देश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो डीएमके के नेता हैं उनको दोबारा मंत्री पद की शपथ दिलाने की, क्योंकि उनको दोष सिद्धि पर रोक लगाई गई थी, लेकिन वह नहीं माना गया कि तो उस पर फैक्ट भी लगाई गई। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल हमारे आदेश का पालन करें, अन्यथा हम आदेश पारित कर देंगे। यदि राज्यपाल उनको शपथ नहीं दिलाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उनको शपथ दिलाएगा, क्योंकि जो डीएमके के नेता हैं पोनमुडी जो है उनको शपथ दिलाने का मामला है। एक और फैसला जो चर्चा में है वो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के है। इसको लेकर के भी बात सामने आई थी कि उन्होंने बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो उल्लेख किया गया है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा था कि आयोग स्वतंत्र संस्था है, इलेक्शन कमीशन जो है वो स्वायत्त संस्था है और उसकी स्वतंत्रता किसी न्यायिक सदस्य की मौजूदगी में नहीं आती। बिल्कुल। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला आया है। दूसरा, एक और बात है कि चूंकि जैसा मैं कहता हूं कि देश चुनाव के मुहाने पर है और चुनाव का श्री गणेश हो चुका है, तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी बहुत सारे समाचार हैं जिन्हें समाचार पत्रों में स्थान दिया गया है। अलग अलग समाचार पत्रों ने समाचारों की वरीयता को लेकर के अलग अलग प्रश्नों पर स्थान दिया है। यदि हम बात करें कि प्रत्याशियों को लेकर के है, तो भारतीय जनता पार्टी ने 9 प्रत्याशियों की सूची जारी की है और कांग्रेस ने 56 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। एक और बात, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है कांग्रेस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा भी बहुत है समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया पर, टीवी चैनल पर, क्योंकि जहां राहुल गांधी ने कहा है कि हमारे अकाउंट सीज किए गए हैं, तो ये हमारे खाते सीज नहीं किए गए हैं, लोकतंत्र को सीज किया गया है। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम विज्ञापन नहीं दे पा रहे हैं, हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है और हमारे जो खाते हैं वो सीज कर दिए गए, हम पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। इसको लेकर के कल सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही गई हैं, आरोप लगाए गए हैं केंद्र सरकार पर कांग्रेस के द्वारा, उनको भी प्रमुखता से स्थान देकर के प्रकाशित किया गया है। जी निशा जी बिल्कुल, हम सीधे चलेंगे। पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ प्रवाल सक्सेना जी जुड़े हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स से जुड़ी बात करेंगे, क्योंकि भाजपा ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है और कांग्रेस की भी तीसरी लिस्ट में 7 राज्यों के 56 नाम सामने आए हैं। इसमें और अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए निशा, कल का दिन राजनीति उथल कर रहा है और उसमें कांग्रेस की सूची का देर रात तक सभी पत्रकार इंतजार करते रहे, सूची कल नहीं आ पाई, ऐसा आज वो जाने की मानता है। दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका नाम राजगढ़ से लोगों से माना जा रहा है। गुना से अरुण यादव का नाम माना जा रहा है और ग्वालियर, मुरैना और गंडक की जो है केंद्रीय समिति ने किया है और ये 18 सीटों पर अमल करने के लिए बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की काफी लंबी बैठक हुई, जिसमें राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह को किया गया है वो अपने राजगढ़ से उस पर लगभग सहमति है जी। वो वहां से 2 बार रह चुके हैं। आखिरी बार 1991 में जीते थे। उसके बाद मध्य प्रदेश के ये है कांग्रेस की अधिकृत सूची ऐसा माना जा रहा है 22 आज जारी हो सकती है। दिग्विजय सिंह के अलावा गुना से संसदीय को मंजूरी मिली है। रतलाम से लोकसभा से 5 बार सांसद हैं केंद्रीय मंत्री कांता भुजिया, इसके नाम पर लगभग सहमति है। और सबसे बड़ी बात है, भोपाल से जो काफी चल रही थी, भोपाल जिला ग्रामीण के जो अध्यक्ष अरुण यादव, उन्हीं के नाम की चर्चा है, तो
भोपाल की जिला पंचायत अध्यक्ष रही बिमला श्रीवास्तव, तो मम्मी जी के नाम से भी जाना जाता है। उनके वो बेटे हैं। और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जो भाजपा में आ गए हैं, उनके भी वो खास समर्थक थे, उसको लेकर काफी प्रयास लगाए जा रहे थे। उन्होंने ग्वालियर दमोह में बताया कि अभी पहुंच किया गया है। इस जी। तरह कल एक और बड़ी खबर थी कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के सबसे करीबी छिंदवाड़ा के दीपक सक्सेना ने कांग्रेस को बैठक कर दिया है और 400 कार्यकर्ताओं के साथ कल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भाजपा की सदस्यता ली है। इस तरह एक और का कमलनाथ को लगा है जो आप परिवार के सदस्य माने जाते हैं। तो दीपक सक्सेना ने भी हताशा के चलते कांग्रेस को छोड़ा, ऐसा माना जा रहा है। एक दिन तक मोदी भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस और पूरा पार्टी का फोकस है वो दोबारा सीट पर है। इस तरह सीट पर विजय प्राप्त किया है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के 57 नेता और मंत्री हैं फिलहाल विजयवर्गीय को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो पूरा छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में रखे हुए तो तमाम ऐसे तो कमलनाथ जुड़े हुए या कार्यकर्ता है उन सबको पार्टी जोड़ा जा रहा है। उसके लिए बाकायदा उसके तहत 400 कार्यकर्ताओं को वहां से व्यवस्था दिलवाई गई है। जी। 2.5 महीने में लगभग 16,000 कांग्रेसी भाजपा में शामिल हुए और हर बूथ पर मतलब कराने की जो रणनीति का हिस्सा है और बूथ स्तर पर किस तरह से पार्टी के मजबूत कार्यकर्ताओं रखा जाए, कांग्रेस को बूथ स्तर पर कार्यकर्ता न मिले, एक बड़ी अभियान बिल्कुल। लगभग उस पर वो दिखाई दे रहे हैं। कल भी कई और तमाम नेताओं ने एक खबर हो रही कि नारायण त्रिपाठी ने अब बसपा का दामन थाम लिया है। बहुजन समाज पार्टी अपनी पार्टी जो बनाई थी उन्होंने अब वो बहुजन समाज पार्टी तरफ बढ़े हैं और बातें हैं क्योंकि बहुत लंबे समय उसकी पार्टी में जो से उनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। बिल्कुल। विदिशा के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जो है ट्रेन से अब यात्रा कर रहे हैं। कल और भी उनका काफी महिलाओं ने गर्मजोशी और इस तरह पूरा प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां है वो तेजी से बढ़ रही है। जैसे जैसे चुनाव आ रहा है वैसे वैसे भाई दलों की जो गतिविधियां तेज हो रही है और पूरा प्रदेश जो चुनाव में बराबर हो रहा है। होली के बाद जी। सीधे चलेंगे हम फिर से एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव के पास, क्योंकि अभी हमने प्रेस वार्ता में इससे पहले चर्चा की थी कि पतंजलि रामदेव बाबा को सुप्रीम कोर्ट ने हाजिर होने के लिए कहा है विज्ञापन केस में, पर अभी ये खबर भी सामने आ रही कि विज्ञापन केस पे पतंजलि ने सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी है और ये भी कहा है कि ऐसे ऐड हम दोबारा नहीं दिखाएंगे। इसको लेके और अधिक क्या जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति ये थी कि आप जिस प्रकार से भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित या प्रसारण कर रहे हैं उससे आम जनता में उसमें लालच पैदा होता है कि इस प्रोडक्ट को उपयोग करने पर हमें ये फायदा मिलेगा, क्योंकि उनको मीडिया के ऊपर भरोसा है और मीडिया का उपयोग रामदेव बाबा कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि इस प्रकार के विज्ञापन आप बंद करिए, लेकिन बावजूद इसका वो विज्ञापन जो है पतंजलि ने बंद नहीं किया था। इस कारण से कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप कोर्ट के जो आदेश है उसका अवहेलना कर रहे हैं और अगर आप ये इसमें गंभीरता से नहीं लेंगे तो हम आपके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगाएंगे। तो इसके चलते उन्होंने एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल किया है जिसमें उन्होंने कहा जो गलती हुई है उसके लिए हमें खेद है और आप पुनरावृत्ति इसका नहीं होगा
और हम इस प्रकार के जो भ्रामक विज्ञापन है उसे हम नहीं चलाएंगे। जी तो इसके बाद मामला मुझे लगता है कि सुलझता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा मैं एक और बात जो खबर है जो आज प्रमुखता से सारे अखबारों में सारे मीडिया में दिखाया गया है जी वो ये है कि पाकिस्तान के ग्वादर में बलूचिस्तानियों के द्वारा हमला किया गया है जी और उसमें एक गुप्त मीटिंग पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के अधिकारी और चीन के अधिकारियों के बीच में गुप्त मीटिंग चल रही थी। उस बिल्कुल। मीटिंग पर बलूचिस्तानियों ने हमला बोल दिया। हमला बोलने से 50 उसमें जवान पाकिस्तानी जवान मारे गए हैं और जी चीन के 3 ऑफिसर भी घायल हुए हैं। जी तो लग रहा है कि जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो चीन के द्वारा जो ग्वादर में जो उसमें प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है उससे वो नाखुश है। इसी के चलते वो चीन के जो हस्तक्षेप है वहां पर वो बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। और सवाल सबसे बड़ा है कि इतनी गुप्त मीटिंग की सूचना कैसे मिल गई है और बड़े तैयारी के साथ इतने बड़े पैमाने पे जो हमला किया गया है जिसमें 25 जवान मर गए हैं। तो इससे लगता है कि बलूचिस्तानियों के जो नेटवर्क है वो बहुत ही स्ट्रांग है। और दूसरी बात यह है कि चीन और पाकिस्तान दोनों से ये डर नहीं रहे हैं और उनके खिलाफ लगातार इस प्रकार के हमला वो करते जा रहे हैं। और अब चीन शायद बौखला के, क्योंकि चीन पर चारों तरफ से ये हमले हो रहे हैं इस प्रकार छुटपुट। आप देखिए कि श्रीलंका ने उनके प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करके भारत को दे दिया है और पाकिस्तान में जो है जो उनके मंशा है कि पाकिस्तान पर धीरे धीरे जो है कब्जा आ जाए, उस मंशा पर भी जो है बलूचिस्तानियों ने कुठाराघात कर दिया है। इससे पाकिस्तान भी सकते में है, क्योंकि अगर इस प्रकार के हमला पाकिस्तान में ही होते रहे तो निश्चित रूप से चीन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और लग रहा है कि वहां पर अब गुप्तचर विभाग का एक इकाई जो है वहां स्थापित चीन कर सकता है। जी जी। क्योंकि गुप्तचर विभाग की जब स्थापना होगी तभी जाके ये पता चलेगा कि बलूचिस्तान में बलूचियों का जो है क्या प्लान है और उसके सारे इनपुट उनको मिलते रहेंगे। जी। तो ये एक बड़ी खबर है कि 25 लोग मारे गए हैं और अभी पाकिस्तानी जवान हैं। तो और ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चीन को भी इसमें नीचा देखना पड़ेगा। और पाकिस्तान तो ऑलरेडी आतंकी शरणगाह में जो है जो देश का नाम आता है उसमें पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर आता है। जी बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस खबर को लेके जो है आने वाले समय में और भी अपडेट हमें मिलने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल। हम सामाजिक मुद्दों और क्राइम से जुड़ी खबरों की ओर रुख कर लेंगे थोड़ा सा। हम सीधे चलेंगे सूरज पाठक जी के पास। सूरज जी, तमाम अपडेट सामाजिक मुद्दों से जुड़ी ऐसी कोई खबर या क्राइम से जुड़ी ऐसी कोई खबर हो तो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखो, सबसे बड़ी एक खबर जिस पर सबकी नजर है वो है कि आज से आईपीएल की शुरुआत हो रही है, इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हो रही है और धोनी और कोहली के बीच का यह जो मुकाबला यहाँ से शुरुआत होने जा रही है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आईपीएल में जिन खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन होगा उनको T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में सिलेक्ट किया जाएगा। बिल्कुल। और आज से जो क्रिकेट का फितूर है, क्रिकेट का बुखार जो, क्योंकि भारत में क्रिकेट खेल नहीं है, भारत में क्रिकेट जुनून है। तो आपको वो जुनून, क्रिकेट का जुनून देखने के लिए मिलेगा और सभी की नजर रहेंगी, क्योंकि इसमें जितने मैच होना है उन मैचों के आधार पर और मैच में जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन होना है उस प्रदर्शन के आधार पर ही T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार की जाएगी। दूसरी एक और खबर है जिस पर मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा, और क्योंकि ये खबर इसलिए भी कि जन सामान्य से जुड़ी है, क्योंकि मतदाता, भारत के जो मतदाता हैं उनके लिए महत्वपूर्ण इसलिए कि पिछले, यदि हम देखें कि चुनावों में पिछले कुछ में जिस तक काले धन के प्रयोग की बात कही जा रही है तो उसको लेकर के एक आंकड़ा जारी किया गया है। चुनाव के दौरान जो काला धन की जब्ती होती है वो जब्ती, यदि हम केवल 2022 और 2023 में जहां जहां विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें देखें तो लगभग 3,400 करोड़ रुपए की जो जब्ती की गई है वो ध्यान केंद्रित कराती है कि यदि ये पैसा पकड़ा गया है, बिल्कुल, चुनाव आयोग ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर चेकिंग अभियान चलाए हैं और उसके बाद ये राशि जब्त की गई है। यदि ये हो सकता है कि ये राशि नजर में आ गई,
संभावनाएं बहुत सारी हैं कि हो सकता है कि कुछ ऐसे मामले हों जो नजर में ना आ पाए हों या किसी चूक के कारण छूट गए हों। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि 2019 में जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो एक लोकसभा पर लगभग 100 करोड़ रुपए के खर्चे का अनुमान लगाया गया था कि एक लोकसभा सीट पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जी ये वो आंकड़ा है जो जाहिर है कि जितने प्रत्याशी हैं उन्होंने कितनी राशि खर्च की है, लेकिन इसके बावजूद वो राशि जो जब्त होती है, वो सामग्री, चाहे हम सोने चांदी के जेवरात की बात करें, अवैध शराब की बात करें, नगद राशि की बात करें, तो वो जो राशि है वो इतनी मात्रा में बरामद हो रही है, इतनी मात्रा में पकड़ी जाती है। यदि वो चुनाव में इस्तेमाल यदि हो गई, हालांकि चुनाव आयोग की सख्ती के कारण, चुनाव आयोग की निगरानी के कारण वो ये चीजें सामने आ पाती कि आज हम चर्चा कर पा रहे हैं कि इतनी राशि 3,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि केवल 2 साल के चुनाव में पकड़ी गई है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये हजारों करोड़ रुपए का जो जब्ती होती है, ये इसका क्या फंडा है, इसके लिए चुनाव आयोग जिस तरह से गतिविधि करता है, और क्या ये मतदाताओं को लुभाने के लिए, पैसे बांटने के लिए है, या फिर इसके पीछे कौन से मुद्दे हैं, कौन सी मंशा है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। तो आम मतदाता की से जुड़ी हुई ये जो बात है कि आखिर ये इतनी मात्रा में अवैध शराब या फिर गलत तरीके से परिवहन किए जा रहे सोने चांदी के जेवर और नगद राशि बरामद होती है, तो वो राजनीतिक दल, वो राजनेता जिनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से या फिर जिनके समर्थकों के द्वारा ये राशि और ये सामग्री जब्त होती है, आखिर उनकी मंशा क्या होती है, इस पर कई बार सवालिया निशान खड़े होते हैं। जी निशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़े थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल सक्सेना जी जुड़े थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी। तो दर्शकों, आज अखबारों में क्या हेडलाइन बनी हुई है, क्या सुर्खियों में चल रहा है, सामाजिक मुद्दों से जुड़ी, खेल जगत से जुड़ी, चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारी आप तक हमने पहुंचाई। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई सुर्खियों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।